आज अगर आप भारत में इनोवेशन की बात करेंगे तो एक नाम बार बार सामने आएगा, सोनम वांगचुक। लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी पहचान सिर्फ एक इनोवेटर या एजुकेशन रिफॉर्मर तक सीमित नहीं रही। अब वे एक ऐसे शख्स बन चुके हैं जिनका नाम विज्ञान, शिक्षा, पर्यावरण और राजनीति चारों के बीच एक साथ सुनाई देता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस इंसान को बचपन में भाषा ना समझ पाने की वजह से कमजोर छात्र मान लिया गया था, उसी ने आगे चलकर ऐसी तकनीक विकसित की जिसे दुनिया ने सराहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक तरफ उन्हें एशिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक मिला, दूसरी तरफ उनका नाम देश के सबसे चर्चित आंदोलनों में भी दिखाई देने लगा। और फिर एक सवाल ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर सोनम वांगचुक सिर्फ एक वैज्ञानिक है या एक ऐसा चेहरा जिसने व्यवस्था को नए तरीके से चुनौती देने की कोशिश की। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सोनम वांगचुक की पूरी कहानी जानें, बचपन से लेकर उनके बड़े इनोवेशंस तक। और दोस्तों, 3 इडियट के ब्रांचों से जुड़े वर्षों पुराने विवाद से लेकर उनके हालिया आंदोलनों तक, और उन सब दावों के बीच का एक फर्क भी समझेंगे जिनकी चर्चा अक्सर सोशल मीडिया पर होती है। क्योंकि इस कहानी में जितनी प्रेरणा है उतने ही सवाल भी हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस चलना होगा उस दौर में जब ना कोई अवार्ड था, ना कोई आंदोलन और ना ही दुनिया भर में पहचान। सिर्फ लद्दाख का एक छोटा सा गांव जहां रहने वाला एक बच्चा शायद यह भी नहीं जानता था कि एक दिन उसका नाम दुनिया के बड़े इनोवेटर्स की सूची में शामिल होगा। सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख के अलवी गांव में हुआ। उस समय इस इलाके में शिक्षा की सुविधाएं बेहद सीमित थी। उनके गांव में स्कूल ही नहीं था। यही वजह थी कि करीब 9 साल की उम्र तक उनकी पढ़ाई किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि घर पर शुरू हुई। उनकी पहली शिक्षिका थी उनकी माँ। उन्होंने किताबों से पहले भाषा सिखाई और भाषा से पहले समझने की आदत। यही से उनकी सीखने की नींव तैयार। लेकिन असली चुनौती तब शुरू हुई जब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए श्रीनगर भेजा गया। नई जगह, नया माहौल और सबसे बड़ी बात, नई भाषा। कक्षा में शिक्षक पढ़ाते थे, लेकिन कई बार सोनम समझ ही नहीं पाते थे कि उनसे पूछा क्या जा रहा है। धीरे धीरे उन्हें ऐसा छात्र मान लिया गया जो पढ़ाई में कमजोर है। आज सोचिए दोस्तों, अगर किसी बच्चे को उसकी क्षमता से नहीं बल्कि उसकी भाषा से आंका जाए तो गलती किसकी होगी? शायद यही सवाल उस समय सोनम के मन में भी कहीं ना कहीं जन्म ले चुका था, और यही सवाल आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी का मिशन बनने वाला था। लेकिन स्कूल के दिनों में एक ऐसी घटना हुई जिसने यह साफ कर दिया कि यह लड़का सिर्फ हालात स्वीकार करने वालों में से नहीं है, बल्कि अगर उसे लगे कि सिस्टम उसके साथ न्याय नहीं कर रहा तो वह खुद रास्ता बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी लड़ाई यही से शुरू हुई थी तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि असली संघर्ष अभी बाकी था। श्रीनगर के जिस स्कूल में उन्हें भेजा गया वहां किताबों से ज्यादा मुश्किल भाषा थी। घर में वह अपनी मातृभाषा बोलते थे जबकि स्कूल में पढ़ाई दूसरी भाषा में होती थी। ना सवाल ठीक से समझ आते थे और ना जवाब दे पाते थे। नतीजा, कई शिक्षकों ने उन्हें एक कमजोर छात्र मान लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे सच में कमजोर थे या फिर शिक्षा व्यवस्था उनकी क्षमता को पहचान ही नहीं पाई? यही वह अनुभव था जिसने उनके मन में एक ऐसी सोच पैदा की जो आगे चलकर हजारों बच्चों की जिंदगी बदलने वाली थी। सोनम वांगचुक कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि उस दौर में उन्हें महसूस हुआ कि हमारे यहाँ अक्सर बच्चों की बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि उनकी भाषा और परीक्षा के आंकों को महत्व दिया जाता है। और शायद यही से उन्होंने तय कर लिया था कि अगर कभी मौका मिला तो वह शिक्षा को सिर्फ किताबों और रखने तक सीमित नहीं रहने देंगे। लेकिन जिंदगी ने उनके लिए एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। कहा जाता है कि करीब 11 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसकी कल्पना उस समय शायद ही कोई बच्चा ले सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल की परेशानियों से तंग आकर वे अकेले ही दिल्ली पहुंच गए। वहां उन्होंने खुद एक स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की और अपनी समस्या बताई। चाहे इस घटना के अलग अलग विवरण मिलते हो, लेकिन इससे एक बात जरूर समझ आती है, सोनम वांगचुक उन लोगों में से नहीं थे जो मुश्किलों के सामने हार मान ले।
अगर रास्ता बंद दिखता था तो वह नया रास्ता खोजने की कोशिश करते थे। समय बीतता गया, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर इंजीनियरिंग की दुनिया में कदम रखा। अब उनके सामने वही रास्ता था जो लाखों इंजीनियर्स चुनते हैं, एक अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और एक सुरक्षित जिंदगी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। जी हाँ, 1988 में उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर SECMOL यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट्स ऑफ लद्दाख की शुरुआत की। पहली नजर में यह एक सामान्य शैक्षणिक संस्थान लग सकता है, लेकिन इसकी सोच बाकी संस्थानों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ उन बच्चों को मौका दिया जाता था जिन्हें पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था लगभग असफल घोषित कर चुकी थी। वे छात्र जो बोर्ड परीक्षा में फेल हो चुके थे, जिन्हें समाज निकम्मा कहने लगा था और जिनके आत्मविश्वास पर सबसे ज्यादा चोट पहुंची थी। सोनम वांगचुक ने सबसे पहले उसी आत्मविश्वास को वापस लौटाने की कोशिश की। यहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बच्चे सोलर एनर्जी पर काम करना सीखते थे और खेती करना सीखते थे दोस्तों। यही नहीं, मशीनें ठीक करना सीखते थे, टीम बनाकर समस्याओं का समाधान निकालना सीखते थे और सबसे बड़ी बात, वह यह सीखते थे कि असली शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने का नाम नहीं है। धीरे धीरे इस मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। कई शिक्षा विशेषज्ञों ने इसे एक अलग सोच बताया, क्योंकि यहाँ रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा महत्व उस सवाल को दिया जाता था कि एक बच्चा वास्तव में कर क्या सकता है। लेकिन शायद यही तो सिर्फ शुरुआत थी दोस्तों। दुनिया अभी उन्हें एक शिक्षक के रूप में जान रही थी। बहुत जल्द वे एक ऐसे आविष्कार से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले थे जिसने लद्दाख की सबसे बड़ी समस्या को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश की, और उसी आविष्कार का नाम था आईस्टूपा। दोस्तों, अगर आप लद्दाख गए हो तो वहां की खूबसूरती पहले नजर में आपका दिल जीत लेती है, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी चुनौती छिपी है जिसने दशकों तक वहां के लोगों की जिंदगी मुश्किल बनाई। सर्दियों में इतनी बर्फ गिरती है कि पूरा इलाका सफेद चादर से ढक जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मियां शुरू होती है, यही इलाका पानी की कमी से जूझने लगता है। पहली नजर में यह विरोधाभास लगता है, इतनी बर्फ फिर भी पानी की कमी। यही से सोनम वांगचुक ने एक अलग सवाल पूछा, अगर सर्दियों में मौजूद पानी को किसी तरह गर्मियों तक बचाकर रखा जा सके तो क्या इस समस्या का समाधान निकल सकता है? यही सवाल आगे चलकर आईस्टूपा की शुरुआत बना। आईस्टूपा कोई जादू नहीं था, यह प्रकृति को समझने और उसी के नियमों का इस्तेमाल करने की कोशिश थी। सर्दियों में उपलब्ध पानी को एक खास तरीके से जमा किया जाता, जिसे वह शंकु जैसी ऊंची बर्फीली संरचना का रूप ले लेता। इसका आकार भी सोच समझकर चुना गया, क्योंकि इस तरह वर्ष अपेक्षाकृत धीरे धीरे पिघलती है। नतीजा ये हुआ कि जब गर्मियों में किसानों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती, तब यही जमा हुआ पानी धीरे धीरे खेतों तक पहुंचने लगता। स्थानीय स्तर पर इस प्रयोग ने उम्मीद जगाई। बाद में इस मॉडल की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंची। कई विशेषज्ञों ने इसे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच एक दिलचस्प स्थानीय समाधान के रूप में देखा। लेकिन सोनम वांगचुक की सोच सिर्फ एक आविष्कार तक सीमित नहीं रही। उनका मानना था कि तकनीक तभी सफल है जब उनका फायदा सीधे लोगों की जिंदगी में दिखाई दे। इसी सोच ने उन्हें एक और दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। इस बार चुनौती थी लद्दाख की लड़ाके की ठंड में तैनात भारतीय सैनिकों की, जहां तापमान कई बार 0 से दर्जनों डिग्री नीचे चला जाता है। वहां सिर्फ जीना भी एक चुनौती बन जाता है। ऐसे माहौल में उन्होंने और उनकी टीम ने ऊर्जा कुशल सोलर हीटिंग समाधानों पर काम किया, ताकि अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों में रहने और काम करने की परिस्थितियां बेहतर बनाई जा सके। लेकिन जितनी तेजी से उनके आविष्कारों की चर्चा बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से एक और कहानी भी लोगों के बीच फैल रही थी। एक कहानी जिसका नाम था रैंचो। लेकिन यही से सोनम वांगचुक की कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें सिर्फ एक इनोवेटर नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया। अगर आपने 3 इडियट्स देखी है
तो आपको रैंचो का किरदार जरूर याद होगा। एक ऐसा छात्र जो किताबों से ज्यादा सवाल पूछता था, जो रटने के बजाय समझने पर विश्वास करता था और जो सिस्टम को चुनौती देने से कभी नहीं डरता था। फिल्म रिलीज होने के कुछ समय बाद ही लोगों ने इस किरदार की तुलना सोनम वांगचुक से करनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट आने लगे, इंटरव्यूज में सवाल पूछे जाने लगे और धीरे धीरे यह बात इतनी मशहूर हो गई कि बहुत से लोगों ने इसे पूरी तरह सच भी मान लिया। लेकिन क्या कहानी वास्तव में इतनी सीधी थी? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी बहस जो आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। फिल्म के लेखक और निर्माताओं की ओर से अलग अलग समय पर अलग अलग बातें सामने आई। कुछ बयानों में यह कहा गया कि फिल्म के कुछ विचार और प्रेरणाएं वास्तविक जीवन की कहानियों से जुड़ी हुई थी। वहीं बाद के इंटरव्यू में अभिनेता आमिर खान ने कहा कि रैंचो किसी एक व्यक्ति पर आधारित किरदार नहीं था। यानी आज भी ये कहना सही नहीं होगा कि रैंचो पूरी तरह सोनम वांगचुक ही थे। लेकिन एक बात जरूर है, फिल्म के बाद देश भर के लाखों लोग पहली बार सोनम वांगचुक के काम के बारे में जानने लगे। कई लोग इंटरनेट पर उनके इंटरव्यूज खोजने लगे, लद्दाख में चल रहे उनके शिक्षा मॉडल को समझने लगे और शायद यही वजह थी कि उनकी पहचान सीमित दायरे से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। लेकिन उनके लिए पहचान कभी मंजिल नहीं थी, उनका असली मकसद था समस्याओं का समाधान। इसी सोच ने उन्हें लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के बाद पानी, ऊर्जा और फिर पर्यावरण, हर क्षेत्र में उनकी कोशिश एक जैसी थी, कम संसाधनों से ज्यादा असर कैसे पैदा किया जाए। यही सोच उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच तक भी ले गई। साल 2018 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे अक्सर एशिया का नोबेल कहा जाता है। हालांकि यह नोबेल पुरस्कार नहीं है, यह सम्मान उन्हें शिक्षा और समाज के लिए तकनीक आधारित समाधानों पर किए गए काम के लिए मिला है। लेकिन जितनी तेजी से उनकी उपलब्धियां बढ़ रही थी दोस्तों, उतनी ही तेजी से उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। अब लोग उनसे सिर्फ एक नए आविष्कारों की उम्मीद नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी आवाज बनने की भी उम्मीद करने लगे। और यही से उनकी जिंदगी का शायद सबसे चुनौतीपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। वह अध्याय जहां प्रयोगशाला की जगह सड़क थी, वैज्ञानिक सम्मेलनों की जगह धरना स्थल और तकनीकी प्रस्तुतियों की जगह देश भर की निगाहें। आखिर एक वैज्ञानिक जो वर्षों तक समाधान खोजने में लगा रहा, उसे आंदोलन का रास्ता क्यों चुनना पड़ा? इस सवाल का जवाब समझे बिना सोनम वांगचुक की कहानी कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन सवाल अब भी वही था, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी समस्याओं का समाधान खोजने में लगा दी, उसे आखिर आंदोलन का रास्ता क्यों चुनना पड़ा? पिछले कुछ वर्षों में सोनम वांगचुक का नाम सिर्फ इनोवेशन की वजह से नहीं, बल्कि लद्दाख से जुड़े मुद्दों को लेकर भी लगातार सुर्खियों में रहा। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि लद्दाख के लोगों से जुड़े उन मुद्दों पर ध्यान दिलाना है जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, पदयात्राएं की और अनशन भी किया। उनके इन अभियानों ने देश भर के युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ी और उन्हें चिकित्सकीय देखरेख की जरूरत पड़ी। हालांकि उन्होंने बार बार यही कहा कि उनका मकसद टकराव नहीं, बल्कि संवाद के जरिए समाधान ढूंढना है। यही से उनकी पहचान एक वैज्ञानिक से कहीं आगे निकल गई। अब लोग उन्हें सिर्फ आइस टूपा बनाने वाले इंजीनियर के रूप में नहीं देखते थे। कई लोगों के लिए वे शिक्षा सुधारक थे, कई लोगों के लिए पर्यावरण के लिए काम करने वाले इनोवेटर और कई लोगों के लिए एक ऐसी आवाज जो अपने क्षेत्र के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत कोई पुरस्कार नहीं थी दोस्तों, ना ही कोई प्रसिद्ध फिल्म और ना ही सोशल मीडिया पर मिलने वाली लोकप्रियता। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी समस्याओं को शिकायत की तरह नहीं, बल्कि चुनौती की तरह देखना। अब जब लोग कहते थे कि लद्दाख में पानी की कमी हमेशा रहेगी, उन्होंने समाधान खोजने की कोशिश की। जब शिक्षा व्यवस्था में कमियां दिखी, उन्होंने एक नया मॉडल बनाने की कोशिश की। और जब उन्हें लगा कि कुछ मुद्दों पर बातचीत
जरूरी है, तो उन्होंने अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखने का रास्ता चुना। यही वजह है कि सोनम वांगचुक को लेकर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। कोई उनके हर विचार से सहमत हो या बिल्कुल असहमत, लेकिन एक बात से शायद ही कोई इनकार कर सकेगा कि उन्होंने हमेशा नए सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई है। और शायद यही किसी भी बदलाव की पहली शर्त होती है। आज भी जब उनके बारे में चर्चा होती है तो कुछ लोग उन्हें रैंचो के नाम से याद करते हैं, कुछ उन्हें आइस स्टूपा के लिए, तो कुछ उन्हें मैग्सेस पुरस्कार विजेता के रूप में जानते हैं, और कुछ उनके हाल के आंदोलनों की वजह से। लेकिन अगर उनकी पूरी यात्रा को एक लाइन में समेटना हो तो शायद वह कुछ ऐसी होगी। एक ऐसा इंसान जिसने कभी हालात को अपनी किस्मत नहीं माना, बल्कि हर मुश्किल को एक नए प्रयोग में बदलने की कोशिश। और शायद यही वजह है कि सोनम वांगचुक सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वह एक सोच है। एक ऐसी सोच जो हमें याद दिलाती है कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े संसाधनों से नहीं दोस्तों, बल्कि बड़े सवालों से शुरू होती है। अगर आपको इस वीडियो में सोनम वांगचुक के बारे में कोई ऐसी बात पता चली जो पहले नहीं जानते थे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगली कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।